समान नागरिक संहिता का विचार स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत में चला आ रहा है, परंतु अब वह मुख्यतः भारतीय संविधान का मुद्दा बन गया है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात देश का जो संविधान बना उसमें समान नागरिक संहिता के नाम से इसकी एक धारा विधिवत शामिल कर दी गई। यह संविधान का अनुच्छेद 44 है, जो इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत दर्ज किया गया है। संविधान अनावश्यक विस्तार। संविधान एक उच्च स्तरीय दस्तावेज है। संविधान का उद्देश्य उन आधारभूत सिद्धांतों का निर्धारण है जिनके भावनापूर्ण देश के प्रशासन या किसी संगठन को चलाया जा सके। स्वयं अपनी प्रकृति के अनुरूप संविधान को संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि संविधान जितना विस्तृत होगा उतना ही उसमें परस्पर विरोध उत्पन्न होंगे तथा बार बार उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार संविधान का आदर समाप्त हो जाएगा, यहाँ तक कि विस्तार तथा जटिलता के कारण अंततः ऐसा होगा कि मात्र कुछ संविधान विशेषज्ञ ही उसको जानेंगे। सामान्य नागरिकों को उसकी कोई जानकारी या रुचि बाकी नहीं रहेगी। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संविधान विशेषज्ञ विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड फेलमैन से लेकर भारत के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञ श्री नानी पालकीवाला ने संक्षिप्त संविधान का समर्थन किया है। वर्तमान समय में सभी विकसित राष्ट्रों के संविधान अत्यंत संक्षिप्त हैं। उदाहरण के लिए अविकसित राष्ट्र जॉर्जिया का संविधान 5 लाख शब्दों का है, जबकि विकसित राष्ट्र अमेरिका का संविधान मात्र 7,000 शब्दों में सिमटा हुआ है। इसी प्रकार जापान का संविधान अत्यंत संक्षिप्त है, जिसको वर्तमान समय में विकसित राष्ट्रों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त है। भारत का संविधान संभवतः सारे देशों के संविधानों में सबसे अधिक लंबा है। 12 विस्तृत अनुसूचियों के अतिरिक्त यह संविधान 395 धाराओं में फैला हुआ है, जबकि अधिकतर धाराओं की उपधाराएं भी हैं। इस विस्तृत संविधान निर्माण का अनुचित होना इसी से स्पष्ट है कि नवंबर 1949 के बाद से अब तक इसमें लगभग 80 संशोधन हो चुके हैं तथा और अधिक संशोधनों की मांग जारी है। इन सब के बावजूद यह संपूर्ण संविधान देश को उन्नति के पथ पर आगे ले जाने में सफल न हो सका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यह संविधान यद्यपि उन्हीं की अध्यक्षता में बना तथा इसके पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने 26 नवंबर 1949 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए, तथापि वे विस्तृत संविधान बनाने के पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में अपना विदाई भाषण देते हुए कहा कि संविधान में हर बात नहीं लिखी जा सकती। उन्होंने आशा प्रकट की कि स्वस्थ परंपराएं स्थापित की जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत यह धारणा बन गई कि हर बात को संविधान में लिख दिया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स 24 मई 1995। किसी संविधान का अनावश्यक विस्तार उसमें अनावश्यक धाराओं को शामिल करने का परिणाम होता है। भारतीय संविधान में इस प्रकार की अनावश्यक धाराएं बड़ी संख्या में शामिल हैं। उन्हीं में से एक प्रशासनिक नीतियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों की धारा 44 है, जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि शासन इस बात का प्रयास करेगा कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जा सके। संविधान की यह धारा उतनी ही असंवैधानिक है जितना यह कहना कि शासन इस बात का प्रयास करे कि देश के तमाम नागरिकों के लिए एक समान भोजन सूची तैयार हो जाए। जिस प्रकार यह संभव नहीं है कि देश के सारे स्त्री पुरुष बूढ़े तथा बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करना, एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करने, इसी प्रकार यह भी निश्चित रूप से संभव नहीं है कि एक विशाल देश के सारे स्त्री पुरुष एक ही ढंग से शादी विवाह की रस्म अदा करें, चाहे इसके लिए विधिवत कानून ही क्यों न बना दिया जाए। संविधान का काम राष्ट्र नीतियों के आधारभूत नियमों को निर्धारित करना है, न कि निजी मामलों में लोगों की व्यक्तिगत पसंद नापसंद को मिटाकर अनावश्यक रूप से एक रूपता लाने का प्रयास करना। तथापि जब कोई बात लिख कर छाप दी जाती है तो बहुत सारे लोग इसको यथार्थ समझ लेते हैं। यही हाल संविधान की धारा का भी हुआ। अतएव बहुत से लोग इसकी दुहाई देकर मांग करते रहते हैं कि एक समान नागरिक संहिता का दौर लाने के लिए संसद एक कानून बनाए और उसका पूरे देश नेहरू रिपोर्ट। पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का विचार काफ़ी पहले से चला आ रहा है। संभवतः इसकी सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1928 में नेहरू रिपोर्ट के रूप में हुई। नेहरू रिपोर्ट वास्तव में स्वतंत्र भारत के संविधान का एक अग्रिम मसौदा था, जिसको प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। इस संवैधानिक मसौदे में स्वतंत्र भारत में शादी ब्याह के मामलों को समान नागरिक कानून के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया था। उस समय भी मुस्लिम विद्वानों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके साथ ही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्तर की बात कही गई थी, जो अंग्रेजों को स्वीकार नहीं थी। इसके बाद दिसंबर
1939 में इस पर विचार करने के लिए कांग्रेस का एक अधिवेशन लाहौर में बुलाया गया। इस अधिवेशन में इसके व्यवहारिक पक्षों पर विचार करने के पश्चात नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय का निर्णय। सन 1985 में एक समान नागरिक संहिता के मुद्दे को एक नया संवैधानिक महत्व प्राप्त हो गया, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने इसके पक्ष में अपनी राय देना शुरू कर दी। इस मामले में दायरती बहस का आरंभ उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री Y.D. चंद्रचूड़ के निर्णय से होता है। सन 1985 में उन्होंने मोहम्मद अहमद शाह बानो प्रकरण में अपना सर्वविदित निर्णय सुनाया था। इस निर्णय में चर्चा के वास्तविक विषयों की सीमा लांघते हुए उन्होंने यह कहने की भी ज़रूरत महसूस की कि संविधान की धारा 44 के अंतर्गत कानून बनाना समय की मांग है तथा यह कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता को लाने में सहायक होगी। इसके पश्चात सन 1985 में ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चिन्नप्पा रेड्डी ने एक मामले में विचार प्रकट करते हुए कहा कि यह एक और उदाहरण है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि एक समान नागरिक संहिता हमारी तुरंत तथा अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। यही बात अधिक विस्तार से तथा जोर देकर उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यों की खंडपीठ ने मई 1995 में अपनी सर्वसम्मत निर्णय में कही है। इसमें सदस्य न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह तथा न्यायमूर्ति RM सहाय थे। इसमें कहा गया है कि संविधान की धारा 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता को लागू करना राष्ट्रीय स्थिरता की ओर एक निर्णायक कदम है। इसका कोई भी औचित्य नहीं है कि किसी भी कारण से देश में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने में देरी हो जाए। संविधान का अनुच्छेद 44। यह सारी बातें संविधान के अनुच्छेद 44 के संदर्भ में कही जा रही हैं। यह धारा संविधान के चौथे भाग में है। यह भाग प्रशासनिक नीतियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। इसकी धारा 37 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस भाग में जो धाराएं दर्ज की गई हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकेंगी। इसका संबंध पूर्ण रूप से राज्य तथा प्रशासन से है। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का बार बार धारा 44 के संदर्भ में समान नागरिक संहिता के मुद्दे को छेड़ना एक ऐसे मामले में दखल देना है जिसका उनसे कोई संबंध नहीं। अतएव जनता दल ने इस निर्णय पर टिप्पणी करते हुए द पायनियर 15 मई 1995 इसे अपनी सीमा से आगे बढ़कर संसद की सीमा में प्रवेश करना बताया। इसी पृष्ठभूमि में द हिंदुस्तान टाइम्स 12 मई 1995 ने अपने संपादकीय में इस निर्णय पर टिप्पणी का आरंभ इस वाक्य से किया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने पिछले कुछ वर्षों में बार बार यह रुझान दिखाया है कि वह ऐसे स्थानों में घुस पड़ती है जहां प्रवेश करने के लिए फरिश्ते भी घबराते हैं। स्वयं संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता को विधि का रूप देने का संबंध पूर्ण रूप से सरकार से है तथा सरकार का हाल यह है कि 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साफ तौर पर कहा था कि मैं नहीं समझता कि यह समय आ गया है कि मैं इसको पूर्णता तक पहुँचाऊँ। यही बात उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी कही और अब वर्तमान प्रधानमंत्री VP नरसिम्हा राव ने भी यही बात कह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 जुलाई 1995 पृष्ठ 7। अब यह बड़ी अजीब बात है कि जिन लोगों को व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता लाना है वह तो इससे असंबद्धता प्रकट कर रहे हैं तथा जिन लोगों के अधिकार क्षेत्र में सिरे से इसका मामला ही नहीं है इसके पक्ष में जोशीले भाषण दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें समय नष्ट करना मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता एक अनिवार्य अधिकार। जो लोग संविधान की धारा 44 के संदर्भ में एक समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं उन्होंने संभवतः इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया है कि स्वयं संविधान की धारा 25 में इसका खंडन विद्यमान है। भारतीय संविधान की धारा 25 में भारत के प्रत्येक नागरिक को अंतरात्मा व धार्मिक कृतियों तथा धर्म के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कहा गया है कि सारे व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं। उनको यह अधिकार है कि वे स्वतंत्र रूप से किसी धर्म को स्वीकार करें, उस पर चलें तथा उसका प्रचार करें। धर्म का यह चुनाव व्यक्ति या समुदाय की स्पष्ट की स्वयं की मर्जी पर निर्भर होगा। इसलिए धारा 25 की व्याख्या में कहा गया है कि सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता में उनका यह अधिकार शामिल है कि वे अपने विश्वास के अनुसार अपने साथ कृपाण रखें। संविधान में सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत सामान्य रूप से कहा गया है कि भारतीय नागरिकों का कोई भी वर्ग जो अपनी अलग संस्कृति तथा भाषा रखता हो उसको यह अधिकार होगा कि वह अपनी संस्कृति तथा भाषा की सुरक्षा करे। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता की धारा जो संविधान में है वह संविधान के उस भाग में है जिसका संबंध नागरिकों के बुनियादी अधिकारों फंडामेंटल राइट से है।
जबकि उपरोक्त धारा 44 संविधान में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है तथा स्वयं संविधान की धारा 37 के अनुसार उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों की धाराएं उसके बुनियादी अधिकारों की धाराओं के अधीन है, न कि उसके स्वतंत्र। ऐसी स्थिति में संविधान की धारा 44 के संदर्भ में सरकार से यह मांग करना कि वह समान नागरिक संहिता को देश में कानून बनाकर लागू करे स्वयं संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। जब तक देश में ऐसा संप्रदाय विद्यमान है जो इस प्रकार के कानून बनाने को अपने धर्म में अनावश्यक हस्तक्षेप मानता है, उस समय तक संविधान के अनुसार ऐसा करना संभव नहीं। तथा यदि कोई संसद ऐसा कानून बनाए और देश का कोई धार्मिक समुदाय उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील करे तो न्यायालय को, जो संविधान का रक्षक है, वह निश्चित रूप से ऐसे कानून को रद्द कर देगा। भारतीय संविधान में धार्मिक समुदाय उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील करे तो न्यायालय, जो संविधान का रक्षक है, वह निश्चित रूप से ऐसे कानून को रद्द कर देगा। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की धारा कोई साधारण बात नहीं है। यह मानवाधिकार की उस घोषणा के अंतर्गत है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में जारी किया गया था, जिसका एक स्थायी सदस्य भारत भी है। इस घोषणा के आर्टिकल 18 में इस बात की जमानत दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता होगी। इसमें धर्म बदलने की स्वतंत्रता तथा अपने मनोवांछित धर्म पर चलने की स्वतंत्रता भी शामिल है। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पर एक राष्ट्र के रूप में अपने हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक ऐसा अधिकार बन जाती है जिसको किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। धर्म तथा व्यक्तिगत अधिनियम। उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त 2 सदस्य खंडपीठ के 31 प्रश्नों के निर्णय मई 1985 में इस प्रकार के कानून निर्माण का औचित्य यह कहकर निकाला गया है कि विवाह व तलाक के मामले का संबंध धर्म से नहीं है, बल्कि इसका संबंध देश के कानून से है। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह अपने निर्णय में लिखते हैं कि संविधान की धारा 44 इस पर विचार पर आधारित है कि सभ्य समाज में धर्म तथा व्यक्तिगत कानून के मध्य कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। इसकी धारा 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है, जबकि धारा 44 सामाजिक संबंधों तथा व्यक्तिगत कानून को धर्म से अलग कर रही है। यह बात एकदम निराधार है। धर्म का संबंध सारे धार्मिक विद्वानों के अनुसार 3 चीज़ों से है: विश्वास, इबादत, धार्मिक कर्मकांड तथा नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज। तथा नैतिक मूल्यों में निस्संदेह यह बात सर्वप्रथम है कि स्त्री तथा पुरुष के मध्य उचित शारीरिक संबंधों का रूप क्या हो। विवाह का संबंध इसी नैतिक समस्या का हल है, इसलिए वह निश्चित रूप से धर्म में शामिल है। धर्म तथा पर्सनल लॉ का यह संबंध इतना अधिक स्पष्ट है कि स्वयं खंडपीठ के इसी निर्णय में इसकी स्वीकारोक्ति मौजूद है। अतएव पीठ के दूसरे सदस्य न्यायमूर्ति RN सिन्हा अपने अलग निर्णय में लिखते हैं कि शादी, उत्तराधिकार, तलाक, धर्म परिवर्तन अपने प्रकृति तथा स्थिति में उतना ही धार्मिक है जितना कि धार्मिक विश्वास। अग्नि के आगे 7 फेरे लेना तथा काजी के सामने स्वीकार की क्रिया भी उतनी ही विश्वास तथा अंतरात्मा का विषय है जितना स्वयं इबादत या पूजा। वास्तविकता यह है कि किसी भी तर्क से विवाह के मामले में धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता तथा विवाह व तलाक का मामला धर्म का मामला है। तो संविधान की धारा 25 के अनुसार किसी भी सदस्य या किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी समुदाय विशेष के इस मान्य अधिकार को छीन ले तथा उसकी इच्छा के बिना उसके ऊपर ऐसा कानून लागू करे जो उपरोक्त धारा के अनुसार उसके धार्मिक मामले में समान नागरिक संहिता तथा राष्ट्रीय एकता, कॉमन सिविल कोड का अभिप्राय क्या है? क्या कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि केवल कॉमन कोड है तो कॉमन कोड हमारा अभिप्राय है? फिर इसका असल मकसद क्या है? इसके सारे समर्थक एक स्वर में इसका एक ही लाभ बताते हैं, वह यह है कि इसके द्वारा लोगों में आपसी प्रगाढ़ता पैदा होगी। इस तरह वह सशक्त भारतीय राष्ट्र साकार हो जाएगा जिसका 50 साल से हमको प्रतीक्षा है। मगर यह मात्र एक तुकबंदी की बात है। केवल शाब्दिक साम्य के आधार पर यह समझ लिया गया है कि कॉमन सिविल कोड से कॉमन फीलिंग उत्पन्न हो जाएगी। यद्यपि इन दोनों में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। सारे संबंधित तथ्य इस दृष्टिकोण का खंडन करते हैं। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह अपने निर्णय में लिखते हैं कि सरकार ने हिंदुओं के परंपरागत कानून को कोड का रूप देने का प्रयास किया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू वर्ग अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 बनाया जा चुका है। इन कानूनों ने परंपरागत हिंदू कानून का स्थान ले लिया है, जो कि भिन्न भिन्न विचारधाराओं तथा धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था। इन आधारित कानूनों ने इन सबको एक यूनिफॉर्म कोड की हैसियत दे दी है।
जब 80% से ज़्यादा नागरिक पहले ही समान व्यक्ति कानून के अंतर्गत लाए जा चुके हैं तो अब इसका कोई भी औचित्य नहीं है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने के कार्य को और अधिक स्थगित किया जाए। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह आगे लिखते हैं कि आखिर सरकार को और कितना समय चाहिए कि वह भारतीय संविधान की धारा 44 के अंतर्गत दिए हुए निर्देशों का पालन करे। हिंदुओं का परंपरागत कानून, हिंदुओं का पर्सनल लॉ, जिसका संबंध संपत्ति के बंटवारे, उत्तराधिकार तथा शादी ब्याह से है, बहुत पहले 1955-56 में कानूनी कोड का रूप ले चुका। अब किसी भी प्रकार को कोई भी औचित्य बाकी नहीं है कि देश का समान नागरिक संहिता को लागू करने में और अधिक देरी की जाए। हिंदुओं का पर्सनल लॉ, जिसका संबंध शादी ब्याह, उत्तराधिकार इत्यादि से है, वह सब इसी प्रकार सम्मानीय समझे जाते हैं जैसा मुसलमानों या ईसाइयों के कानून। मगर हिंदुओं, इसके साथ सिख और बौद्ध तथा जैन आदि संप्रदायों ने राष्ट्रीय एकता तथा दृढ़ता के लिए अपनी भावनाओं को भुला दिया। यद्यपि कुछ और धार्मिक संप्रदायों ने अभी ऐसा नहीं किया है। यद्यपि संविधान सारे भारत में एक ही समान नागरिक संहिता लागू करने पर बल देता है। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के निर्णय के जिस अंश को हमने ऊपर उद्धृत किया है, उसमें श्रीमान के अनुसार देश का बहुसंख्यक वर्ग इस समान पारिवारिक कानून के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से लाया जा चुका है, जिसके लिए वह संपूर्ण रूप में एक समान व्यक्तिगत कानून बनाने की जोरदार वकालत कर रहे हैं। फिर जब आबादी के इतने बड़े भाग में वांछित कानून व्यवहारिक रूप में आ चुका है तो इससे वह सकारात्मक परिणाम कहाँ हैं जो बताए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि आज भी हर स्तर पर राष्ट्रीय एकता का अभाव है। लोगों में कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं। विधानसभा और संसद में अधिवेशन के दौरान ऐसे हंगामे होते हैं कि कार्यवाही को जारी रखना मुश्किल हो जाता है। ग्राम पंचायतों में पहले से भी अधिक झगड़े हो रहे हैं। अदालतों में आपसी मुकदमों की भरमार है। दो अलग अलग संप्रदायों से भी ज़्यादा एक ही संप्रदाय के लोगों के बीच टकराव हो रहा है। अधिकतर राज्यों में क्षेत्रीय हंगामे जारी हैं। यहाँ तक कि कई राज्यों में अलगाव के हिंसक आंदोलन चलाए जा रहे हैं। सारी राजनीतिक दलों का सिविल कोड एक ही है, मगर इन दलों ने इतने बड़े पैमाने पर आपसी लड़ाई जारी कर रखी है कि देश की स्थिरता अत्यंत खतरे में पड़ गई है इत्यादि। इससे ज्ञात हुआ स्वयं सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार असल समस्या कानून के लागू करने की नहीं है, वरन कॉमन कोर्ट के लागू हो जाने के बाद परिणाम न निकलने की है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम दूसरे उपाय तलाश करें, न कि असफल हो जाने वाले उपायों को व्यर्थ ही बारंबार दोहराने में अपना समय नष्ट करें। आपसी फूट अंग्रेजों की देन। हम जिस दिन कॉमन फीलिंग की बात की जा रही है, वह इससे पहले शताब्दियों से हमारे देश में पूरी तरह मौजूद थी। देश के विभिन्न वर्ग मिलकर अपनी प्रेम के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। यद्यपि इस मामले में कॉमन कोड जैसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं था। हर धार्मिक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान अलग थी तथा प्रत्येक अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार शादी ब्याह की रस्में अदा करता था। फिर भी वह चीज़ पूरी तरह विद्यमान थी। इसको राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। भारतीय समाज के संतुलन को जिस चीज़ ने अस्त व्यस्त किया वह कोई असमान सिविल कोड नहीं था, बल्कि पूर्व ब्रिटिश सरकार की वाणी थी, जिसे भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल कोक ने फार्मूले को रूप देते हुए कहा था कि फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। इस अवांछित परिस्थिति की प्रारंभिक शुरुआत लॉर्ड एल्गिन काल में हुई, जो 1962-63 में भारत का वायसराय था। ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी ऑफ मिस्टर वुड ने लंदन से नई दिल्ली में वायसराय को पत्र लिखा कि हम भारत में अपने साम्राज्य वहाँ के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़वा कर बाकी रखा है। हमें ऐसा करते रहना चाहिए, इसलिए लोगों उसको संभाव से रोकने के लिए जो कुछ कर सकते हो करो। द हिंदुस्तान टाइम्स 30 मार्च 1995। ब्रिटिश शासकों की यही सोची समझी नीति थी जिससे भारत की बनी बनाई सारी राष्ट्रीयता को बिखेर दिया। उन्होंने सभी प्रकार के सरकारी साधनों का उपयोग कर आपसी नफरत का एक कृत्रिम जंगल उगा दिया। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी यह आग न बुझाई जा सकी तथा इसका सिलसिला आज तक जारी है। यही उसका मूल कारण है। इसके अतिरिक्त समान नागरिक संहिता के होने या न होने से इसका कोई संबंध नहीं है। समान कोड समानता का साधक नहीं। समान कोड का कोई संबंध समानता या एकता से नहीं। एक ही सिविल कोड को अपनाने वाले बार बार आपस में लड़ते रहे हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में कौरव तथा पांडव तो पारिवारिक संबंधी थे, दोनों का सिविल कोड एक था। इसके बावजूद दोनों में वह महायुद्ध हुआ जिसको महाभारत कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि दिल्ली की सरकार पर कब्जा करने के लिए घातक तेवरों के साथ महाभारत बर्पा करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया 24 जुलाई 1995। इस नई महाभारत के दोनों पक्ष पुनः वही लोग हैं जिनका सिविल कोड बिल्कुल एक समान है। प्रथम विश्व युद्ध में एक और जर्मनी तथा इटली इत्यादि थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि दोनों ग्रोहों में घातक युद्ध हुआ। यहाँ तक कि मृत तथा गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या 30 मिलियन तक पहुँच गई। यह दोनों युद्ध पक्ष
पक्ष ईसाई थे। इनमें से प्रत्येक के यहाँ वही सिविल कोड प्रचलित था जो कि दूसरे के यहाँ प्रचलित था, मगर यह कानूनी एकरूपता दोनों में आपस में लड़ने से रोकने वाली सिद्ध नहीं हुई। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध में एक पक्ष नेता जर्मनी था, दूसरे पक्ष का नेता ब्रिटेन। दोनों की संस्कृति तथा सिविल कोड एक था। इसके बावजूद उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध इतिहास का सबसे अधिक भयानक युद्ध किया। दोनों का एक समान सिविल कोड को मानना उन्हें आपसी युद्ध से रोकने वाला न बना सका। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 1984 में कुछ लोगों ने मार डाला, जबकि कत्ल करने वाला व कत्ल होने वाला दोनों का सिविल कोड एक था। पंजाब में अलगाववाद की खूनी लड़ाई जिन दो पक्षों के बीच जारी हुई, वे दोनों एक ही सिविल कोड को मानने वाले थे। हर दिन अखबारों में पतियों और पत्नियों के बीच के अत्याचार की घटनाएं छपती रहती हैं, जबकि दोनों एक ही सिविल कोड से संबंध रखते हुए अदालतों में करोड़ों भारतीय एक दूसरे के विरुद्ध कड़े आरोप लगाकर कानूनी लड़ रहे हैं। यद्यपि अधिकतर मामलों में दोनों पक्षों का सिविल कोड एक ही होता है इत्यादि। वास्तविकता यह है कि तथ्य एकता के लिए एक समान सिविल कोड का अलाभकारी होना आज ही ज्ञात तथा सिद्ध है। कोई नया कानून बनाकर पुनः इसका एक और परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं।